अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर विनोद के ऑफिस में इस समय जो भी शख्स मौजूद था वो स्तब्ध खड़ा हुआ था। हर एक के मस्तिष्क में वो आवाज बम के धमाके की भांति गूंजी थी जो डिटेक्टिव विक्रम के मुंह से निकली थी। लगभग धमाका ही तो किया था विक्रम ने वो नाम लेकर, जो था अनोखा हत्यारा। ये अनोखे हत्यारे का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले यहाँ के सारे सर्कमस्टांसेस पे एक बार गौर कर लीजिए। डीसीपी वागले के साथ वहां मौजूद हर शख्स ने वहां की सारी स्थिति को गौर से देखा और फिर सभी पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति करके विक्रम के बोलने का इंतजार करने लगे। देखो, अगर कोई डॉक्टर विनोद के चेहरे को बहुत ध्यान से देखेगा तो उनके चेहरे पर बहुत सूक्ष्म पिंस गड़ी हुई दिखाई देंगी आपको। वो पिंस जो शायद पोटेशियम साइनाइड नाम के उस तेज जहर से बुझी हुई हैं जिसके कांटेक्ट में आते ही इंसान की मौत हो जाती है। अपनी बात को आगे समझाने के लिए विक्रम ने डॉक्टर की मेज पर पड़े मार्कर को उठा लिया और एक तरफ दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से वो कुछ चित्र बनाने लगा। मेरी बनाई इस ड्राइंग नंबर 1 को जरा ध्यान से देखिए। इसमें मैंने जो चित्र बनाया है, इसमें जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसे डॉक्टर विनोद मान लीजिए। इनके हाथों में वो जो छोटा खिलौना दिखाई दे रहा है जिसे उन्होंने गिफ्ट वाले रैपर से निकालकर अपने हाथ में ले रखा है। और ये दूसरी ड्राइंग देखिए, इसमें वो खिलौना डॉक्टर विनोद के चेहरे के पास है। और अब इस तीसरी ड्राइंग में उस खिलौने से कुछ पिंस निकलकर डॉक्टर विनोद के चेहरे में धंस रही हैं जो कि पोटेशियम साइनाइड से बुझी हुई हैं। सभी चकित होकर विक्रम की बातें सुनते हुए व्हाइट बोर्ड पर बने चित्रों को देख रहे थे और वो समझने की कोशिश कर रहे थे वो जो विक्रम उन्हें समझा रहा था। विक्रम ने एक बार फिर सभी को देखा और फिर से बोलना शुरू किया। और ये एक और ड्राइंग देखिए। अपना काम करने के बाद वो खिलौना हवा में लहरा रहा है और इस आखिरी ड्राइंग में आपको वो खिलौना खिड़की का शीशा, माइंड इट, अंदर से तोड़कर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा हुआ होगा? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो वो खिलौना यहाँ मौजूद होता। हो सकता है कोई उसे यहाँ से उठाकर ले गया। इस संभावना पर भी मैंने विचार किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस ऑफिस में सिर्फ आने के निशान मौजूद हैं, वो भी सिर्फ डॉक्टर विनोद की। कोई और आया होता तो उसके यहाँ आने के भी निशान होते और यहाँ से बाहर जाने के भी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए मैंने उसे अनोखा हत्यारा कहा। वो अनोखा हत्यारा खिलौना जिसमें डॉक्टर विनोद की हत्या की प्रोग्रामिंग सेट की हुई थी और इस प्रोग्रामिंग के अनुसार उस खिलौने ने डॉक्टर विनोद की जान ले ली। चलो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया और किसने किया? क्यों किया गया, इसका जवाब तो शायद ये हो सकता है कि आजकल मैं जिस केस में लगा हूँ डॉक्टर विनोद की उसमें बलि चढ़ी है और ये किसने किया इसका पता इस नर्स से पूछताछ करने पर चल सकता है जिसने एक बूढ़े को डॉक्टर साहब को गिफ्ट वाला पैकेट देते हुए देखा था जिसमें डॉक्टर की मौत बंद थी। सर वो कोई 70 ईयर ओल्ड था, बूढ़ा बूढ़ा आदमी था। उसने एक लंबा ओवरकोट पहना था और उसके सिर पर एक ऐसा हैट था सर जिससे उसका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था सर। वो डॉक्टर साहब से बड़ा बड़ा हिलमी कर बात कर रहा था। तो सर मैंने उसी को डॉक्टर साहब को गिफ्ट का ये पैकेट देते हुए देखा था सर। नर्स की बात सुनकर विक्रम ने वो निष्कर्ष निकाला, वो डॉक्टर विनोद का जान पहचान वाला हो सकता है, लेकिन बूढ़ा तो हरगिज नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर विनोद की पर्सनालिटी को जानता हूँ। वो किसी इतने एजेड व्यक्ति को मिलने के लिए अपने पास, वो भी इतनी रात को नहीं बुला सकते, इम्पॉसिबल। ठीक तभी एक सिपाही वहां एक ओवरकोट, हैट और एक बूढ़े आदमी का फेस मास्क लेकर आ पहुंचा। साहब ये सामान हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग के एक अंधेरे कोने में पड़ा मिला। क्या ये? विक्रम उन सामानों को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, वो बूढ़ा जो डॉक्टर विनोद से मिलने आया था। तुम्हारा सोचना सही निकला विक्रम। वो सचमुच बूढ़ा नहीं था, वो बूढ़े का गेटअप बना कर आया था। अब क्या करना है? अब क्या करना है, हम कानून वाले अपना काम करेंगे, तुम अपने घर जाकर आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने जैसे तुम्हें बुलाया था वैसे ही वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है वागले साहब, मुझे अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक तो है ही, साथ ही मेरी पहुंच से बहुत दूर भी है। वो मुझ तक बहुत देर से पहुंचेगा, इसलिए मुझे ही उस तक पहुंचना होगा। विक्रम अस्पताल से बाहर की तरफ चल दिया। शरीर में हो रहे दर्द की वजह से विक्रम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग ठीक उसी गति से भाग रहा था जिस गति से बुलेट ट्रेन भागती है। जबकि वहां से हजारों मील दूर दुबई के उस शानदार मॉल की छत पर मौजूद माफिया किंग अजहर गांधी शेर की तरह दहाड़ रहा था। रॉय और वो लड़का ठीक तुम्हारे हाथों से निकल गए, इसे मैं क्या समझूं? तुम्हारी नाकामी या तुम्हारी कामचोरी? सामने हाथ बांधकर खड़े जुर्म की दुनिया के धुरंधर जराइम पेशा व्यक्तियों में से एक गिड़गिड़ाते स्वर में बोला, बॉस, ना तो ये नाकामी है और ना कामचोरी। रॉय और अयान नाम का वो लड़का हमारे जाल में पूरी तरह से फंस गए थे। हमारे निंजा रॉय को गाजर मूली की तरह काट ही डालने वाले थे कि मौके पर वो डिटेक्टिव विक्रम आ पहुंचा। डिटेक्टिव विक्रम एक अनोखे करतब दिखाते हुए रॉय और उस लड़के को हमसे बचा ले गया। वी आर सॉरी बॉस। अब क्या करना है? रॉय की तलाश और उसके टुकड़े टुकड़े करके अयान को अपने कब्जे में लेना है ताकि हम उससे हथियार का पता उगलवा कर उसे आप तक पहुंचा सके। मिशन तो क्लियर है तुम्हारे दिमाग में, लेकिन ये काम तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे चीनी क्लाइंट ने इसके लिए हमें बहुत कम टाइम दिया है। बॉस, हमारी तरफ से ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार कसर छोड़ना भी मत, क्योंकि अगर इस बार नाकाम हुए तो तुम्हें और तुम्हारे सारे ग्रुप को मशीनों की उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहाँ से रूह भी बाहर निकलने के लिए छटपटाती है। समझे? समझ गया बॉस। बोलते बोलते वो पसीने से नहा गया था। और वही क्या, सामने खड़े उसके सभी साथियों का भी यही हाल था। मशीनों की दुनिया में भेजे जाने का नाम सुनते ही सभी की रूह कांप गई थी। सभी के शरीरों से ढेरों पसीना छूटने लगा।